ओके, सो हमारा गायनी का थोड़ा सा लास्ट पार्ट रह गया था, वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करने लगे साइंस जो कि आएंगे मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली दी, हमने किए थे ना, साइंस होते हैं प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव। तो उसमें से प्रोबेबल साइंस में कुछ हमारे पास और साइंस होते हैं, नेम्ड साइंस, वो अब हम करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्लूइश ह्यू ऑफ इंटीरियर वेजाइनल वॉल। ये पहली बात तो ये साइंस आते हैं 6 to 8 वीक्स ऑफ पीओजी पे। सो ब्लूइश ह्यू ऑफ इंटीरियर वेजाइनल वॉल का साइन का नाम क्या है, जैक्यूमर्स या चैडविक साइन। ठीक है, ये हमें तो पोस्टिंग से याद है। उसके बाद इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फॉर्नेसेस। ठीक है, लेटरल फॉर्नेसेस साइड पे होते हैं, तो इसी क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन, मतलब साइड पे। ठीक है, लेटरल फॉर्नेसेस साइड। उसके बाद सॉफ्ट सर्विक्स को गुड्डी टू सॉफ्ट याद रखना, गुड्डी है हमारे पास, टू सॉफ्ट, तो दैट इज गुडल साइन सॉफ्ट सर्विक्स में। देन एसिमेट्रिक यूट्राइन इनलार्जमेंट इन लेटरल इम्प्लांटेशन की भी, अगर लेटरल इम्प्लांटेशन तो एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, पिस्काकिक साइन, दैट इज पिच का हुआ। ठीक है, क्योंकि एसिमेट्रिक है, पिच का हुआ एक तरफ से। देन उसके बाद ऑन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन एंटीरियर एंड वेजाइनल फिंगर अपोज बिलो द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो जब हम एक वेजाइनल फिंगर डालेंगे और एक एब्डोमेन पे रखेंगे, तो वो ऐसे ऐसे अपोज करनी चाहिए। सो दैट इज़ हे साइन, दो फिंगर एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, हे, तो इसका नाम क्या होगा, हेगार साइन। देन रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एलिसिटेड ऑन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन इज पार्मर साइन। पाम रख के देखेंगे ना कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है नहीं, हम पाम रख के ही चेक करते थे गायनी में। उसके बाद आ गया अर्ली प्रेगनेंसी यूट्रस। ठीक है, तो ये वैसे हम पहले मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ, बट फिर बाद अभी ये एक्सरेस देख लो। ये क्या है, जी सैक। ये TVS पे हमें कब दिखता है, 4.5 वीक्स पे। हम अभी TVS का पढ़ेंगे सारा, पर अगर TS का पूछा तो सब में +1 करते रहना है। ठीक है, सो TS में +1 पे, TVS पे 4.5 कह लो, चलो 4.5 कह लो। ठीक है, ये है क्या, जी सैक बन रहा है। इसे हम क्या क्योंकि ये थोड़ा सा मिड लाइन के अवे है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राडेसिडुअल साइन। इट इज़ ऑफलाइन, नॉट द ऑफ मिड लाइन, नॉट सेंटर। देन एक है हमारे पास डबल डेसिडुअल साइन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, CP दैट इज़ कैप्सुलैरिस और पेराइटैलिस। इसके बाद ये क्या हो गया, दिस इज़ योक सैक। नाउ यहाँ पे प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है कि हाँ प्रेगनेंसी हुई है, योक सैक बन गया, एम्प्टी जी सैक नहीं है, अंदर योक सैक भी बन गया 1 वीक के बाद। तो ये 4.5 था, 5.5 हो गया। अब 6.5 पे क्या हो रहा है, ये साइड पे पोल बन गया इसका। ठीक है, तो एम्ब्रियो या फीटल पोल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 6.5 वीक्स पे। इसमें फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज़ द श्योरेस्ट साइन ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, फीटल हार्ट रेट इज़ द श्योरेस्ट साइन ऑफ वायबिलिटी। ये हमें एम्ब्रियो या फीटल पोल के बनने पे दिखती है। ठीक है, अब आ गया डबल ब्लेब साइन। तो अब हमने मेन बात क्या है इसमें याद रखनी है, शुरू में क्या था, इंट्राडेसिडुअल और डबल डेसिडुअल साइन। अभी ये डेसिडुआ है, इंट्राडेसिडुअल और डबल डेसिडुअल साइन। ठीक है, जिसमें कैप्सुलैरिस और पेराइटैलिस है। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, डबल ब्लेब साइन, क्योंकि एक ये है मतलब एमनियन बन गया है, ये कोरियन बन गया, मतलब एम्ब्रियो है, उसके आसपास एमनियन है, फिर कोरियन है, और ये बड़ा सा जी सैक है, तो इसको बोलते हैं डबल ब्लेब साइन। मोस्ट एक्यूरेट तो वो क्राउन रम्प लेंथ ही होती है चेक करने के लिए, जेस्टेशनल एज। अब एंटीनेटल केयर में मिनिमम विजिट्स कितनी होती हैं, 8। मिनिमम विजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4। आइडियल होगी 8+4 दैट इज़ 13 विजिट्स। ठीक है, अब फर्स्ट विजिट पे क्या क्या कराना है हमने मदर का, ABO, RH, पहले ब्लड ग्रुप देखेंगे, हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 4 टाइम्स कराना है। तो जब वो एटलीस्ट 4 विजिट्स कर रही है, तो हर बार एक बार हीमोग्लोबिन तुमने कराना है। देन फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c। ये हम सारा क्या चेक करने के लिए कर रहे हैं, जो शुरू में फर्स्ट विजिट पे टेस्ट कर रहे हैं हम शुगर का, दैट इज़ बेसिकली टू चेक फॉर ओवर्ट डायबिटीज़, क्योंकि GDM तो 24 to 28 वीक्स पे स्क्रीन करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद HIV, VDRL, HbS एंटीजन, तो ठीक है जो भी HHH वगैरह तुमने कराने, हेपेटाइटिस C वो सब करा सकते हो। पर HIV की क्या होती है यहाँ पे, ऑप्ट आउट की, अगर उसने ऑप्ट आउट कर दिया ANC में तो वो नहीं करा सकते तुम। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं हम। एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया का रिस्क होता है, तो इसलिए कराएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, 10 तुम्हारे 5 कोलिनिफॉर्मी यूनिट्स पर ml हो, तो फिर प्री टर्म लेबर या पाइलोनेफ्राइटिस का वो रहता है रिस्क, तो इसलिए हम यूरिन माइक्रोस्कोपी रूटीन भी कराते रहते हैं। देन TSH रूबेला कराना चाहिए, पर ये मैंडेटरी नहीं है, पर करा सकते हो तो अच्छी बात है अगर आइडियल रिसोर्स है तुम्हारे पास। रूबेला में हम क्या करते हैं कि अगर रूबेला का में IgG पॉजिटिव आ जाए,
तो इसका मतलब इम्यूनिटी गुड है। तो अगर आईजीजी नेगेटिव आ जाए तो मतलब कि नहीं, आईजीजी पॉजिटिव है मतलब जी है तो इम्यूनिटी गुड है। पर अगर आईजीएम पॉजिटिव आ गया मतलब इसकी एंटीबॉडी है पर अभी इसको इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शियस है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें डिपेंड कराता है कि कौन से टाइप का रूबेला है कि इसके पास एंटीबॉडी है। वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में हम कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देखते। कौन कौन सी देते हैं? एक तो टीडी देते हैं, टेटनस की 2 डोजेज है ना, अगर लास्ट 3 ईयर में प्रेगनेंसी है तो बस बूस्टर देंगे। एक टी डैप दे सकते हैं जो कि फ्लू वैक्सीन होती है, बेसिकली इसको फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, कि टी डैप दे सकते हैं 27 to 36 वीक्स में। लाइव वैक्सीन सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सिवाय येलो फीवर के, तो येलो फीवर दे सकते हैं अगर उसने प्रेग्नेंट वीमेन ने अफ्रीका से जाना है, अफ्रीका से आना है, सब करना है। तो जैसे बीसीजी, वेरिसेला, चिकन पॉक्स हो गया अगर क्वेश्चन में आ गया है ना, एमएमआर, एचपीवी, ये सब कुछ नहीं देना, कोई भी नहीं देनी, ठीक है, सिवाय इनके। उसके बाद कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम और आयरन, फोलिक एसिड, ये सारा कुछ हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं 14 वीक से, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 14 वीक्स पीओजी से लेके 6 मंथ्स पोस्टमार्टम तक, ठीक है। कैल्शियम कितना देते हैं हम? 1000 mg पर डे। तो मतलब अगर तुमने दिन में 2 बार देना तो 500 की 2 गोलियां दे दो, लेकिन नहीं तो सीधा 1000 भी दे सकते हो। तो कैल्शियम पर डे हमने कितना देना? 1000। आईएफए टैबलेट्स में क्या होता है? आईएफए टैबलेट्स जो हम अनीमिया मुक्त भारत वाली मिलती हैं उसमें 60 था ना, 25, 40, 60, 100, 400, 500। तो इसमें प्रेग्नेंट वाली में क्या था? 62 मतलब 60 FE, और फोलेट कितना है? 500 माइक्रोग्राम। तो ये है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आयरन तो तुम पहले नहीं दे सकते, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों टैबलेट्स जब ले रहे हैं इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन नहीं कराने देता, ठीक है। अब अगर तो कोई वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे है, या फिर हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या सिकल सेल एनीमिया है, या डायबिटिक्स है, इन सब में हम क्या करते हैं 4 या 5 mg फोलेट स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 400 mg छोड़ो अब सीधा, क्योंकि तो हंड्रेड्स में कर रहे हो तो सीधा करो कि ये 400 दे रहे थे ना तुम पहले, ये बेसिकली 500 दे रहे थे, तो अब तुमने इसको कितना कर देना है? 4000, 400 से 4000 या फिर 5000 3 मंथ्स प्रायर ऑफ टू कंसेप्शन ही स्टार्ट कर देनी है टू 3 मंथ्स पोस्टमार्टम, ठीक है। 3 मंथ्स पहले से लेके 3 मंथ्स बाद में, अगर ये सब चीज़ें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटिक्स। सिर्फ फोलेट, उसके बाद तुम बाद में कंबाइन कर सकते हो आयरन फोलिक एसिड को 6 मंथ्स के बाद। पर हमने किया था कि अगर पहले ही पता लग गया कि मदर को अनीमिया है पहले से, तो तुम 12 हफ्ते से स्टार्ट कर लो 14 की बजाय, ठीक है, अगर अनीमिया है ही है। अगर नहीं है तो 14 वीक से स्टार्ट करेंगे। वेट गेन, नॉर्मल वेट गेन प्रेगनेंसी में कितना होता है? 11 to 12.5 kg, ठीक है। जिसका नॉर्मल BMI हो उसका 11 to 12.5 kg वेट गेन होएगा। अब अंडर वेट होएगी तो उसका वेट गेन ज़्यादा होएगा, 18 तक हो सकता है। अगर ओवर वेट है पहले से तो उसका वेट गेन कम होएगा, 7 to 11। अगर 30 से भी ज़्यादा ओबीज है वो तो 5 to 9 kg। कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी इंक्रीज़ होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं चाहिए, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, लैक्टेशन में भी 0 to 6 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स इसमें वेरी करती है। तो हमें क्या नंबर याद रखने हैं? 350, 450, 520 और 600, या 500, 600 कर लो। 350, 450, 500, 600, ठीक है। जो शुरू की लैक्टेशन का टाइम है उसमें ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं एज़ कम्पेयर टू 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर देते हैं ना, पहले 6 मंथ्स तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, तो तब 600 कैलोरीज चाहिए, उसके बाद 520 भी चल जाएंगी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर 350, थर्ड ट्राइमेस्टर 450, लैक्टेशन 600 पहले 6 मंथ्स में, अगले 6 मंथ्स में लैक्टेशन 520। उसके बाद आगे टेराटोजेंस, ये थे जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, इसे हम कैटेगरी एक्स ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एस इनहिबिटर्स और ARBs जो हैं वो क्या करा देते हैं? रीनल एजेनेसिस। हमने पढ़ता है ना बड़ों में कि ये रीनल सेव, रीनो प्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं काइंड ऑफ, लेकिन बच्चों में ये क्या करा देंगे? मतलब इन उसमें इंट्रायूट्राइन पीरियड में टेराटोजेनिक है, क्योंकि ये रीनल एजेनेसिस करा देंगे। लिथियम हमें पता है क्या कराता है? एब्स्टीन एनोमली। मीजोप्रोस्टॉल क्या कराता है? मोबियस सिंड्रोम, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, एक सेकेंड मार्क कर देती हूँ मैं इसको।
मीज़ोप्रोस्टॉल एम से है, तो ये क्या करा रहा है, मोबियस सिंड्रोम। अरे यार, ठीक है, मोबियस सिंड्रोम में क्या होता है, 6th और 7th क्रेनियल नर्व पैल्सी हो जाती है। इसके बाद आइसोट्रेटिनोइन क्या करा रहा है, आइसोट्रेटिनोइन एम्ब्रियोपैथी कराएगा, तो इसलिए इसका आइसोट्रेटिनोइन का 3 मंथ्स का वॉश आउट पीरियड देते हैं हम। एसिट्रेटिन अगर है तो 3 ईयर्स, इसका 3 मंथ्स, ठीक है। उसका अल्कोहल क्या कराता है, तो वही एल्फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम जिसमें स्मूथ फिल्ट्रम होता है और मेंटल रिटार्डेशन होती है। वॉरफरिन क्या कराता है, कॉनराडी या डिसाला सिंड्रोम, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिपल एपिफाइसिस, कॉनराडी या डिसाला सिंड्रोम, ठीक है। तो वॉरफेरिन। मीथोट्रेक्सेट लोअर लीफ स्कल करा देगा। मेथीमाजोल, मेथी से याद रखना है सी ए और सी ए, दैट इज क्यूटिज़प्लेजिया और क्वानलिट्रीजिया। इंडोमेथासिन क्या कराएगा, मोर देन इक्वल टू 32 वीक्स ऑफ पीओजी पे नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस इंडोमेथासिन से, ठीक है। तो जल्दी बंद हो जाएगा डक्टस आर्टीरियोस, तो उससे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन बोन एंड टीथ का कराते हैं एबनॉर्मेलिटी। थैलिडोमाइड क्या कराते हैं, ये वाली लिम्स, फ्लिपर लिम्स, दैट इज फोकोमिलिया। सल्फोनामाइड्स का ये है कि उसको हमने 3rd ट्राइमेस्टर में नहीं देना, बिकॉज दे डिस्प्लेस एल्ब्यूमिन, और इससे क्या हो जाता है, कर्निक टेरस। टेमोक्सिफिन एम्बिगुअस जेनिटेलिया कराता है, तो वो नहीं देना हमने, 3 मंथ्स वॉश आउट पीरियड रखना है इसका, ठीक है, टेमोक्सिफिन का। SSRIs रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन कराते हैं, पर पेरोक्सिटिन नहीं कराता, ये पेरोक्सिटिन दे सकते हैं, वो सेफ़ है। तो अब ग्रेव्स डिजीज़ में जब मेथीमाजोल तुमने कह दिया कि वो क्वानलिट्रीजिया और ये सब करा रहा है, क्यूटिस एप्लेजिया, तो फिर ये क्या है, ग्रेव्स में क्या देंगे हम, ग्रेव्स में 1st ट्राइमेस्टर में पीटीयू दे देंगे, क्योंकि मेथीमाजोल टेरेटोजेनिक है, फिर 2nd 3rd ट्राइमेस्टर में मेथीमाजोल दे देंगे। उसके बाद अब क्या है नेक्स्ट, एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग। एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, न्यूकल ट्रांसलूसेस NT-NB स्कैन कराते हैं ना हम। NT-NB स्कैन कब कराते हैं हम, 11 to 13 वीक्स पे या 11 to 14 वीक्स पे, +6 डेज, मतलब वही 11 to 14 पे कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, NT और NB। NT होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, और NB क्या होता है, नेज़ल बोन। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे, ठीक है, यहाँ पे <3 mm हो तो नॉर्मल होती है, पर अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मोर देन 3 mm हो तो मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो हम CVS एनॉमलीज वगैरह के लिए फिर चेक कराएंगे। और एक चीज़ होती है न्यूकल फोल्ड थिकनेस, ये हम 2nd ट्राइमेस्टर में देखते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी जो है वो हम 1st ट्राइमेस्टर में करा रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा ही नहीं हुआ शायद, ये 1st ट्राइमेस्टर में कराते हैं T1 और ये T2 में, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये जो न्यूकल फोल्ड थिकनेस है 2nd ट्राइमेस्टर में, ये होता है <6 mm नॉर्मल, वो <3 mm नॉर्मल था, ये <6 mm नॉर्मल है। तो अगर मोर देन 6 mm मुझे तो एबनॉर्मेलिटी, तो दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मार्कर इन द 2nd ट्राइमेस्टर ऑन अल्ट्रासाउंड, ये होता है न्यूकल फोल्ड थिकनेस। अब हमने ये कर लिया। NB क्या होता है कि अगर नेज़ल बोन प्रेजेंट है, उसमें हमें इक्वल साइन दिखता है नेज़ल बोन की जगह पे। देन अब मार्कर्स आ गए हमारे पास, क्या होता है, डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रेपल मार्कर। डुअल मार्कर हम करते हैं 1st ट्राइमेस्टर में, अगेन वही बात, ये 1st ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, ये 2nd ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, और क्वाड्रेपल भी 2nd ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, ठीक है। T1 पता लग गया। अब डुअल मार्कर जो है 1st ट्राइमेस्टर में, उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें पापा कौन सा लैपटॉप लेके देते हैं, HP का लैपटॉप। तो इसमें क्या होएगा हमारे पास, H से HCG, और P से पापा, क्यों मैंने बोला स्पेशल, क्योंकि P से पापा है, पैप A। देन ट्रिपल मार्कर में क्या होता है, हे, और क्वाड्रेपल में I am। तो हे में क्या आएगा, HEA, दैट इज़ HCG, और E से क्या होता है, एस्ट्रायोल, ठीक है, E3 वाला एस्ट्रायोल, क्योंकि ट्रिपल मार्कर है ना, सीधा याद रख लो, ट्रिपल मार्कर है तो E3 ही होएगा ना इसमें। फिर उसके बाद है HEA वाला है ना, E हो गया। A से क्या होता है, ये अल्फा फीटा प्रोटीन AFP।
क्वाड्रेपल मार्कर में क्या हो जाएगा, आई एम आ जाएगा साथ में, मतलब इनहिबिन ए आ गया, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं बार्ट कैटरेक्ट टेस्ट, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों मार्कर्स हम किसके लिए देख रहे हैं, बेसिकली डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। अब एक होते, ये तो सारे वो हो गए कि हमने वो मार्कर्स वगैरह करा दिए। एक होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, दिस इज सेल्फ फ्री फीटल डीएनए की टेस्टिंग, और इसकी 99% सेंसिटिविटी होती है, और ये हम मोर देन इक्वल टू 10 वीक्स में ही कर सकते हैं। देखो 10 वीक्स में ही पता लग रहा है, पर ये हाई रिस्क पेशेंट्स में ही करते हैं, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग कराते हैं। इससे पॉजिटिव आने से भी बस स्क्रीनिंग ही होती है, मतलब ये है कि तुम इससे अगर पॉजिटिव आ गए उसके बाद तुम्हें कैरियोटाइप तो कराना ही है। और ये सिर्फ हाई रिस्क में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक तो ये एक्सपेंसिव है, चलो दूसरे लोग पैसे भी खर्च दें, लेकिन इससे फिर तो तुम्हें सारा डीएनए पता लगेगा, तो मेल फीमेल पता लगेगा, फिर तो सब इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आ गया कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में हम तीन चीज़ें क्या करते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम कब कर सकते हैं, 10 to 13 वीक्स पे, एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं 15 to 20 वीक्स पे, और कॉर्डोसेंटेसिस हम करते हैं 18 to 20 पे। तो इसी ऑर्डर में करते हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है, पर मोस्ट कॉमन कौन सा है, एमनियोसेंटेसिस। कॉर्डोसेंटेसिस हम सिर्फ करते हैं RH आइसोइम्यूनाइजेशन के केस में, ठीक है, तो जब फीटल ब्लड सेल्स को देखना होता है। और इसी मोस्ट कॉमन एमनियोसेंटेसिस क्यों है, क्योंकि इसमें फीटल लॉस का रिस्क बहुत कम है, 0.5%। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में 1% है, क्योंकि इसमें फीटल लिम्ब डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। कोरियोनिक विलस से तुम ले क्या रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट्स। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या लेंगे, एमनियोसाइट्स और फीटल डर्मोफाइब्रोब्लास्ट। कॉर्डोसेंटेसिस में फीटल ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये इसमें रिस्क कितना हो गया, 1%, 0.5%, 3%। अगर सिर्फ और सिर्फ AFP रेज हो, तो उससे हमें सिर्फ आइसोलेटेड AFP रेज हो, तो हम क्या उसमें कर सकते हैं, इंटरप्रेट कि या तो कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे इसका, ठीक है। तो ये सब डाउन्स के लिए हो गया, ये हमने 3 तरह की सैम्पलिंग कर ली, दैट्स इट फॉर एनियोप्लॉइडी स्क्रीनिंग। इसमें 99% होता है सेंसिटिविटी, और ये न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी वगैरह का 95% होता है सेंसिटिविटी। वीक्स पता होना चाहिए, 10 to 13, 15 to 20, 18 to 20, और उसके बाद ये मार्कर्स तो पता ही है। चलो आगे, अब है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में क्या क्या इंक्रीज़ करता है, क्या डिक्रीज़ करता है, और क्या सेम कांस्टेंट रहता है। लॉजिकल है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज़ क्या क्या करता है, ब्लड ऑब्वियसली, प्लाज्मा, RBC वॉल्यूम, ये सब इंक्रीज़ करेंगे। फिर भी अनीमिया क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, RBC वॉल्यूम थोड़ी कम बढ़ती है, तो दिस बिकम्स काइंड ऑफ अ डाइल्यूशनल अनीमिया, ठीक है। हीमाटोक्रिट कम होएगा और हीमोग्लोबिन भी कम होएगा डाइल्यूशनल अनीमिया की वजह से, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने बताया। और रेटिक काउंट देखो, RBC, WBC, क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, ESR, ये सब कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। सिर्फ प्लेटलेट कम हो रहे हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर में से मैं और विभा मतलब कि 11 और 13 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली WBC बढ़ रहा है, फिब्रिनोजन बढ़ रहा है, ESR बढ़ रहा है। इस सबसे क्या पता लग रहा है कि प्रेगनेंसी एक काइंड ऑफ अ फिजियोलॉजिकल सेप्सिस स्टेट ही है, ठीक है। नहीं तो हम यही इंटरप्रेट करते हैं इनसे, ठीक है। और ये क्या था कि ये सब क्यों बढ़ रहे हैं, ड्यू टू एस्ट्राडायोल और एल्डोस्टेरोन। चलो मैंने सब जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या नॉर्मल क्या रहता है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, MCHC, ये जो फालतू की चीज़ें हैं ये नॉर्मल रह रही हैं, कांस्टेंट रह रही हैं। अब प्रोटीन की बात करते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और टोटल प्रोटीन, ठीक है, ये सब बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मतलब पूरा टोटल प्रोटीन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन कम होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में एडीमा होता है, ठीक है। और अब हम थायराइड की बात करते हैं, टोटल थायराइड जो है ना वो बढ़ जाता है, मतलब टोटल T3 T4 बढ़ जाता है, फ्री T3 T4 नॉर्मल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मतलब फिर भी नॉर्मल यूथायराइड स्टेट होती है, बिकॉज बेसिकली जो बढ़ रहा है ना वो बाउंड फॉर्म बढ़ रही है, थायराइड की बाउंड फॉर्म बढ़ती है, फ्री तो उतनी की उतनी रहती है, तो बाउंड बढ़ने की वजह से टोटल बढ़ती है,
ठीक है। और जो TSH है वो क्या होता है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कम होएगा लेकिन बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। क्यों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों कम होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG का अल्फा सब यूनिट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू था TSH। तो HCG होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो बॉडी को लगता है तो है इसको TSH को क्यों आना है, रहने देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कम हो जाता है TSH, बाद में जाके ठीक हो जाता है। अगर कोई पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट देना हाइपोथायराइडिज्म का, तो हमें ऑब्वियसली उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम जितना भी देंगे ना वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफेरिन TIBC बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि काइंड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी स्टेट भी है ही है। LDL और HDL भी बढ़ेंगे, तभी लीवर में भी वो आने लग जाती है दिक्कत, खाना पीना अपना सही रखना पड़ता है। और प्रोटीन CS, आयरन, फेरेटिन, बाकी सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कम होएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी में क्या होता है। रेस्पिरेटरी से पहले मैं कार्डियक की बात करती हूँ। कार्डियक आउटपुट सारी बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट कब बढ़ती है, पोस्टपार्टम। क्यों, क्योंकि सारा ब्लड वापस आता है मदर के पास, सो ब्लड इज़ कमिंग बैक टू दी मदर। जो फीटस तो चला गया, अब सारा ब्लड वापस आएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, उसके बाद 34 वीक्स पे, टर्म नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मेन चीज़ें सारी बढ़ गई। पर क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रहा है तो BP कम होएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होएगी। ठीक है। अब आ गए हम रेस्पिरेटरी में। रेस्पिरेटरी में हमें क्या याद रखना है, ICTV मूवी। तो फिर अब ICTV और MV, ठीक है, ये सब बढ़ेंगे। कम क्या होएगा, FRC और RV कम होएगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये तो निमोनिक सा बना के ही करना पड़ेगा। 2-3 DPG क्या होएगा, ये बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस की कंडीशन होती है तो 2-3 DPG बढ़ के उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, राइट शिफ्ट का आके ऑक्सीजन डिमांड को, ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ाता है। ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो और GFR बढ़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये बढ़ेंगे तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होएगी किडनी से, तो फिर सीरम यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन कम हो जाते हैं। वेजाइनल pH भी कम हो रहा है, क्योंकि हमने करा था कि वो ईस्ट्रोजन की वजह से जो है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में और कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में क्या है, बस ये सब हो गया। ये पूरा हमने कर लिया लॉजिक्स के अकॉर्डिंग कि क्या कैसे बढ़ रहा है। एक होता है पायोडर्मा ग्रेविडेरम, दिस इज़ द वैस्कुलर ट्यूमर इन द गम्स। गम्स में वैस्कुलर ट्यूमर हो जाता है प्रेगनेंसी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायोडर्मा ग्रेविडेरम। तो अब यहाँ पे तो है, पता है मुझे, पर बाद में अगर हमें आएगा क्वेश्चन में, हमें याद रखना है कि ग्रेविडेरम से तो पता लग रहा है प्रेगनेंसी, पर पायोडर्मा में क्या हो रहा है। ठीक है, वैस्कुलर ट्यूमर इन द गम्स। इसके बाद आगे हम मोलर प्रेगनेंसी पे। मोलर प्रेगनेंसी में हमें क्या करना है, ये देखो सबसे पहले होता क्या है, हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखती है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। TVS पे है ना, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं इसको, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस भी बोल देते हैं। पर मोलर ऐसी क्यों अपीयरेंस आई, मोलर प्रेगनेंसी है क्या, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ विलाई। जो विलाई है उनके अंदर हाइड्रोपिक डिजनरेशन हो जाएगी, तो वो ऐसे ऐसे इकट्ठा होने लग जाएगा वहाँ पे। फंडल हाइट विल बी मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, और बीटा HCG बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं, कंप्लीट मोल या पार्शियल मोल। ठीक है। कंप्लीट मोल क्या होता है कि इट इज़ जनरली डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड, जनरली ऑल क्रोमोसोम्स आर पैटर्नल। ठीक है। ये डिफ्यूज़ होती है, बेसिकली ये दोनों हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ विला हैं। अगर डिफ्यूजली हो रही है तो मतलब वो कंप्लीट है, अगर एक जगह पे फोकल हो रहा है तो वो पार्शियल है। देखो अब देखते हैं कंप्लीट मोल में क्या हो रहा है। कंप्लीट मोल में एक ये 23x आया, ठीक है, एम्प्टी ओवम था, उसमें चला गया, और ये हमारे पास होमोजेनस कंप्लीट मोल बन गया। ठीक है। और एक क्या होता है कि अगर 2 स्पर्म आए, एम्प्टी ओवम था, इसमें ओवम एम्प्टी रखना है कंप्लीट मोल में। ठीक है। 2 स्पर्म आए, जुड़ गए, चले गए, हेट्रोजीनस कंप्लीट मोल बन गया। तो इन्होंने बोला इसीलिए कंप्लीट वाला या तो डिप्लॉयड हो सकता है या टेट्राप्लॉयड होता है, पर होएगा सारा का सारा पैटर्नल और डिफ्यूज़ है ये। इसमें बीटा HCG बहुत ज़्यादा लैक्स में बढ़ जाता है। पर अब पार्शियल मोल में क्या होएगा, ये जनरली ट्रिप्लॉयड होएगा, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पैटर्नल। देखो अब इसमें क्या हुआ, ओवम तो ठीक था, ये एक्स्ट्रा आया एक, पैटर्नल एक्स्ट्रा आया एक।
ठीक है, एंड में ये ट्रिप्लॉइड बना रहा है 69XXY। ठीक है, तो ये जनरली ट्रिप्लॉइड होता है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैटर्नल आएगा यहाँ पे। ये फोकल डीजनरेशन है, इसमें फीटल पार्ट्स भी पैल्पेबल होते हैं। इसमें P53 पॉजिटिव, सॉरी P57 पॉजिटिव होता है ये। अब देखो ये नोट होगी ना बात, P57 पॉजिटिव होता है और फोकल होता है, तो सब कुछ फल है इसमें। पैटर्नल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, फोकल डीजनरेशन, फीटल पार्ट्स, P57 एंड फोकल, और ये HCG भी ज़्यादा होगा। अब HCG ज़्यादा होने की वजह से इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? एक तो HCG ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है कि व्हेन मोर देन इक्वल टू 5% वेट लॉस हो रहा है या फिर कीटोन्यूरी हो रहा है ड्यू टू वॉमिटिंग, इतनी वॉमिटिंग होगी कि 5% से ज़्यादा वेट लॉस हो गया या कीटोनूरिया होने लग गया। ठीक है, तो एक तो HCG की वजह से ये हो सकता है। दूसरा, क्योंकि HCG की अल्फा सब यूनिट TSH से सिमिलर है, तो बॉडी में हाइपर थायराइड स्टेट होने लग जाएगी, TSH ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर PIH हो सकता है लेस देन 20 वीक्स में। वैसे PIH की डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि ये बाद में हो रहा है जो प्रेगनेंसी के, ये देखो यहाँ पे अभी आएगा शायद आगे। PIH हमने पहले कर लिया था क्या? अच्छा, हमने PIH पहले कर लिया है, जहाँ पे मैंने नहीं आया तो नहीं, एक सेकेंड, मिल गया। तो PIH में हमने डेफिनेशन में क्या किया, मोर देन 20 वीक्स POG को हम जेस्टेशनल या PIH स्टार्ट कर रहे हैं। पर इसमें एक्सेप्शन क्या होगी कि लेस देन 20 वीक्स में ही हम उसे PIH हो रहा है बीटा HCG की वजह से। और ओवरी में क्या हो जाएगा, थीका ल्यूटिन सिस्ट इन ओवरी, जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है OHSS, ओवरी हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे ऐसे थीका ल्यूटिन सिस्ट मिलेंगे। एक्यूट पेन होगा, डिस्निया होगा इसमें। ये OHSS में से ये किससे होते हैं, इंजेक्शन HMG मोर देन क्लोमिफिन मोर देन लेट्रोजोल, इसलिए हम PCOS में लेट्रोजोल प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोमिफिन। ठीक है, तो पर इसका मैनेजमेंट क्या है, मोलर प्रेगनेंसी अगर होगी, इसका मैनेजमेंट है कि इसे निकालना पड़ेगा। अब जो तुम्हारे पास ये स्नो स्टॉर्म बन गया है, तो दिस इज़ सक्शन एंड इवैक्यूएशन। फिर उसके बाद फॉलोअप के लिए बीटा HCG लेवल चेक करेंगे, देखने के लिए कि ठीक हो गया या नहीं है, यूजिंग कार्मेंस कैनुला एंड विद क्यूरेटाज टू चेक। ठीक है, तो सक्शन इवैक्यूएशन इसका मेन ट्रीटमेंट है यूजिंग कार्मेंस कैनुला। इसके बाद इसके एक मोलर प्रेगनेंसी के बाद GTD भी होता है, या GTN, ये GTD है, इसके बाद GTN भी होता है, I mean, ठीक है, दैट इज़ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। ये क्या होता है, मोलर प्रेगनेंसी GTN नहीं होती। ठीक है, GTN एक अलग चीज़ है। इसका क्राइटेरिया क्या है कि इन्वेजिव मोल, मोर देन कोरियोकार्सिनोमा, मोर देन प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, मोर देन एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, तो ये कई कंडीशंस में हो सकता है, इन्वेजिव मोल, CCA, PSTT, एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, प्लेसेंटल वाला ट्यूमर। होता क्या है इसमें, हमारे पास 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, क्लिनिकल क्राइटेरिया, बायोकेमिकल क्राइटेरिया और हिस्टोपैथोलॉजिकल क्राइटेरिया। क्लिनिकल क्राइटेरिया में परसिस्टेंट ब्लीड होएगी, यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन हो जाएगा, शॉक, परसिस्टेंट थीका ल्यूटिन सिस्ट और मेटास्टेसिस। बायोकेमिकल क्राइटेरिया क्या है कि HCG पे देखेंगे हम कि अगर तो HCG प्लेट्यू कर रही है 1, 3, 14 और 21 डेज पे, ठीक है, तो GTN है। या फिर अगर HCG राइज कर रही है 1, 7, 14 पे, तो या फिर बीटा HCG डिटेक्टेबल होगी अगेन आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, GTN। हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या मैलिग्नेंसी के फीचर शो होंगे। ठीक है, मेटास्टेसिस ये कहाँ जाता है इसका, लंग्स में मोस्ट कॉमन, देन सेकंड मोस्ट कॉमन विजाइना। विजाइना में क्या होता है, विजाइना सुपरफिशियल मेटास्टेसिस से ब्लूइश सब यूरेथ्रल नोड्यूल्स बन जाते हैं। और इसमें मेन जो लंग में मोर कॉमन मेलिग्नेंसी हो रही है उसमें क्या दिखाएंगे तुम्हें क्वेश्चन में, कैनन बॉल मेटास्टेसिस हो गया कोरियोकार्सिनोमा में। ठीक है, तो ये ऐसा नियोप्लेजिया है। PSTT बेसिकली HPL के साथ भी रिलेटेड है, पता नहीं क्यों, ये नहीं मुझे पता। अब इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। 1 अगर तो ये यूट्रस पे ही कन्फाइंड है, 2 अगर ये जेनाइटल स्ट्रक्चर्स तक पहुंच गया है, 3 अगर ये लंग्स पे चला गया, 4 अदर साइड्स पे चला गया। ठीक है, तो अगर तो यूट्रस पे ही सीमित है तो इसका ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, मीथोट्रेक्सेट, सीरियल मीथोट्रेक्सेट विद फोलिक एसिड, मतलब मीथोट्रेक्सेट देंगे फोलिक एसिड के साथ स्टेज 1 में।
स्टेज 4 में लास्ट वाली स्टेज पहले बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि कहीं पे भी अगर दूर दूर मेटास्टैटिक साइट्स पे जा रहा है ना अगर ये, तो हमें इमाको रेजिमेन में कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। इमाको रेजिमेन में आता क्या है, ई से ईटोपोसाइड, फिर मीथोट्रेक्सेड, एक्टिनोमाइसिन डी और ऑनकोविन, दैट इज़ विनक्रिस्टिन। ओ से है ऑनकोविन, विनक्रिस्टिन। ठीक है, तो ये इमाको रेजिमेन पता होनी चाहिए। और यूट्रस में मीथोट्रेक्सेड। पर वो कह रहे हैं अगर स्टेज 2 और 3 है तो या तो हमें डिसाइड करना है कि हम इसको पहले तरीके से ट्रीट करें मीथोट्रेक्सेड से, या हम इमाको से करें। ये डिसाइड करने के लिए हमें एक प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम को यूज़ करके इसका स्कोर निकालना पड़ता है पहले। ठीक है, फॉर स्टेज की मतलब क्या स्कोर आया। अगर तो स्कोर 6 से कम है तो मीथोट्रेक्सेड देंगे, अगर स्कोर 7 से ज़्यादा है, 7 या 7 से ज़्यादा है तो फिर इमाको रेजिमेन देंगे। ठीक है, 6 और लेस ऊपर वाला ट्रीटमेंट, 7 और मोर नीचे वाला। पर स्टेजिंग पता होनी चाहिए, यूट्रस, जेनाइटल स्ट्रक्चर्स, लंग्स और अदर साइट्स और इमाको रेजिमेन। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया मैंने बता दिए। क्लिनिकल, बायोकेमिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल क्राइटेरिया होते हैं इसके। नेक्स्ट क्या है, एमटीपी के बारे में वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता ही है, पर मेथड्स ऑफ एमटीपी हमें करने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी के लिए पेशेंट आते हैं तो हमारे पास एक तो होता है मेडिकल मेथड और दूसरा होता है सक्शन इवैक्यूएशन। मेडिकल मेथड कैसे के लिए मेडिकल मेथड हम करते हैं लेस देन 9 वीक्स में प्रेफरेबली, कि अगर 9 वीक्स से पहले है, नहीं तो अगर 12 वीक्स में आ रहा है तो हम सक्शन इवैक्यूएशन ही प्रेफर करते हैं। अगर 9 वीक्स से पहले आ गया तो मेडिकल मेथड। मेडिकल में हमें पता है हम 2 चीज़ें देंगे, मीफ़ी और मीज़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या कर रहे हैं, मीफ़ी और मीज़ो दे रहे हैं। इसे हमें कैसे याद रखना है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, पहले एफ आ रहा है फिर एस आ रहा है तो मीफ़ी पहले फिर मीज़ो। ठीक है, डोज के लिए हमें इसमें याद रखना है फॉर्मूला 2 × 4 = 8। मीफ़ी देंगे हम 200 mg, मीफ़ी को बोलते हैं RU480V। ठीक है, मीफ़ी 200 mg। इसमें 4 और 8 से याद रखना है 48 आवर्स के बाद। हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि भाई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कितनी दिन बाद देना है ये, तो 4 और 8 से हमें याद रखना है 48 आवर्स के बाद दे रहे हैं हम मीज़ो। वो 200 था, अब ये कितना होगा 800, 2 4 8। और ये मीज़ो क्या है, PGE1। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। अब अगर मेडिकल मेथड नहीं यूज़ हुआ, हमें सक्शन इवैक्यूएशन करना पड़ गया मान लो, तो हम क्या करेंगे 12 वीक्स पे सक्शन इवैक्यूएशन यूजिंग कारमैन्स कैन्यूला। लेकिन अगर वहाँ पे सक्शन नहीं है अवेलेबल तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, MVA, ये मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर। ये ध्यान से देखो इसको, इसमें ना अगर एक साइड पे ये हो, क्या बोलते हैं इसको, पिंच वाल्व इसका, इफ़ ओनली 1 पिंच वाल्व इज़ देयर तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। ठीक है, अगर 2 पिंच वाल्व्स हैं तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर। इसमें क्या होता है कि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 60 ml निकालेंगे हम 660 mmHg पे, और 6 to 12 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे हम करते हैं इन लो रिसोर्स सेटिंग या पेरीफ्री। तो 6 नंबर याद रखना है, 60 ml, 660 mmHg, 6 to 12 पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, चलो ये सब हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन है तो मेडिकल मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे, अब सिर्फ मीज़ो, सेकेंड वाली ड्रग मीज़ो, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है। ठीक है, इसको हम देंगे। अब इसके लिए हमें नंबर याद रखना है 3 4 5, 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्ली, मैक्सिमम 4 to 5 डोज। देखो हम 400 माइक्रोग्राम मीज़ो बार बार देना पड़ रहा है, 3 घंटे बाद देना पड़ रहा है। सो दिस इज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब हम इस ऑर्डर में करते हैं, एक हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रिडीन दे सकते हैं, इंट्रा एमनियोटिक हाइपरटोनिक सेलाइन डाल सकते हैं, और DND कर सकते हैं ओवम फोर्सेप्स से। ठीक है, एक्स्ट्रा एमनियोटिक पहले, फिर अंदर घुसेंगे, इंट्रा एमनियोटिक सेलाइन डालेंगे, फिर DND, एक्स्ट्रा एमनियोटिक में इथाक्रिडीन। ये हो गए मेथड्स ऑफ MTP। नेक्स्ट है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। चलो अब हम सबसे पहले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की वैसे मैं इन्फॉर्मेशन पहले बता चुकी हूँ कि मोर देन इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस को बोलते हैं। इवैल्यूएशन 2 पे शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोमोसोमल कॉजेज होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं। टेस्ट हम कौन कौन से कराएंगे, TVS, TSH, OGTT, कैरियोटाइपिंग, एपला, पर टॉर्च नहीं कराते, टॉर्च की वजह से नहीं होता। कैसोविट्स लॉस सिफिलिस के लिए होता है जिसमें हर सक्सेसिव प्रेगनेंसी पे आउटकम इंप्रूव होता है। ये सब मैं अपनी पहले की वीडियोज़ में करा चुकी हूँ। अब हमें 2 बातें करनी है। एक तो सबसे पहले करना है एपला।
ठीक है। एप्ला क्या है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एप्ला होता है। इसमें हमारे पास एक क्लिनिकल क्राइटेरिया और लैब क्राइटेरिया। पहले लैब क्राइटेरिया कर लेते हैं, तो ईजी है। इसके अंदर 3 वो पता है, 3 वो करने हैं हमने। एक है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी IgGIM, दूसरा है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा है ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। ये हमने रूमैट में भी करा है। ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट में क्या होता है, ये इन विट्रो होता है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट बेसिकली इन विट्रो है और इसमें APTT इंक्रीज करता है। इसमें हम रसल वाइपर वेनम टेस्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, 2 to 12 वीक्स अपार्ट। चलो ये छोड़ो, मेन बात क्या है कि अगर हमने ये देखना है कि APTT राइज हो रखा है, क्या वो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट की वजह से है या हीमोफीलिया की वजह से है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी में प्लाज्मा मिक्सिंग करेंगे। अगर वो अभी भी हाई रहता है तो मतलब वो एप्ला की वजह से है, और अगर वो नॉर्मल हो जाता है मतलब वो हीमोफीलिया की वजह से था। देन आ गया क्लिनिकल क्राइटेरिया। एप्ला में क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या होगा कि एप्ला की पहले फुल फॉर्म बताओ। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। पहले हमने ये फॉस्फोलिपिड्स की 3 एंटीबॉडियाँ कर ली। क्लिनिकल में क्या होगा, कोई थ्रोम्बोसिस, DVT, पल्मनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, ये सब हो सकता है। या फिर प्रेगनेंसी में कोई मॉर्बिडिटी हो सकती है, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ हो गया लेस देन इक्वल टू 34 वीक्स में ड्यू टू प्री एंक्लेम्सिया, या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशेंसी। प्लेसेंटल इंसफिशेंसी है लेस देन इक्वल टू 34 वीक्स में, मतलब ये बर्थ प्रीमेच्योर बर्थ नहीं है पर प्लेसेंटल इंसफिशेंसी है। या फिर 3 अबॉर्शंस हो गए 10 वीक के अंदर। पहले 3 अबॉर्शंस हर बार 10 वीक से पहले ही अबॉर्शन हो जाता है। या फिर 10 वीक्स के बाद एक नॉर्मल फीटस की डेथ हो गई है। ठीक है, पहले इन्होंने बात किया 34 से रिलेटेड प्लेसेंटा का इंसफिशेंसी या फिर प्रीएक्लेम्सिया। फिर उन्होंने 3 और उसकी बात की है 10 की, कि 3 अबॉर्शंस 10 वीक से पहले या फिर एक डेथ 10 वीक के बाद। अगर कोई भी एक क्लिनिकल क्राइटेरिया और कोई भी एक लैब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, मतलब एप्ला है, तो हम उसको ट्रीटमेंट क्या देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट कर देते हैं फॉर एंटीकोएगुलेशन, और एस्पिरिन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है एंटीकोएगुलेशन की बात की है, तो एंटीकोएगुलेशन इन प्रेगनेंसी फॉर मैकेनिकल वेल्व्स या माइट्रल स्टेनोसिस। अगर किसी को मैकेनिकल वेल्व्स या माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से पहले से ही एंटीकोएगुलेशन पे है और वो वॉरफरिन ले रही है मान लो, पर वॉरफरिन तो टेराटोजेनिक होता है, तो हम उसको पहले ट्राइमेस्टर में तो वॉरफरिन नहीं दे सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 12 वीक्स में हम देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ठीक है, फिर 12 to 36 वीक्स में हम क्या देते हैं, वॉरफरिन। तो वॉरफरिन जो है वो टेराटोजेनिक होता है और हीमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कराता है, इसलिए हमने इसको पहले नहीं दिया। अब हम इसको 12 to 36 में दे रहे हैं। पर 36 पे क्यों रोक दिया, क्योंकि उसके बाद दोबारा ब्लीडिंग के चांस होते हैं, तो हमने दोबारा से इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे स्विच करा दिया। मतलब शुरू में और एंड में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लग दिया, बीच में पूरा टाइम हम वॉरफरिन देते रहे। तो 12 to 36 वीक्स में हम वॉरफरिन दे रहे हैं। पर अगर कोई पेशेंट को पता ही नहीं है और वो वॉरफरिन लेती जा रही है और वो तुम्हारे पास सीधा ही लेबर में, तो अब तुम रिस्क नहीं लोगे क्योंकि उसमें ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब तुम करोगे कंट्रोल्ड, अपने हाथ में जो होएगा दैट इज़ LSCS। ठीक है, और अगर 12 वीक्स पे है फीमेल और उसे अब एक्यूट DVT हो गया, फिर नहीं सोचना कि भाई 12 वीक्स पे तो हम वो दे रहे थे, वॉरफरिन शुरू कर रहे थे। वो उस केस में था जिसमें मैकेनिकल वेल में माइट्रल स्टेनोसिस है। अगर वो नहीं है फिर तो हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे ना, जो सेफ़ है। नेक्स्ट क्या है, प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी ना कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का एक कॉज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी हो सकता है। तो अब हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस पढ़ते हैं कि इससे क्या हो जाता है। ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता क्या है बेसिकली, कि अगर देर इज़ पेनलेस डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इन T2, हर बारी सेकेंड ट्राइमेस्टर पे आके सर्विक्स पेनलेसली डायलेट कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। उसको चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो उसमें हमें पता लगेगा कि सर्वाइकल लेंथ 20 लेस देन इक्वल टू 24 mm है, मतलब सर्वाइकल लेंथ कम हो गई 24 से। ठीक है, बढ़ गई नहीं बोलेंगे कि सर्वाइकल लेंथ बढ़ गई, क्यों, क्योंकि अगर डायलेट हो रहा है ना तो लेंथ कम होती है और इफेसमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर सर्वाइकल लेंथ लेस देन इक्वल टू 24 mm होगी, ये नंबर याद रख लेना, मैं मार्क कर देती हूँ, ये 24,
या फिर इससे हाईलाइटर से मार्क कर देती हूँ 24। ठीक है। मैनेजमेंट में हमें क्या याद रखना है, 12 × 2 = 24 नंबर याद रखना है। एक तो लेंथ में 24 यूज़ कर लिया। अब इसको मैनेज कब करना है, मतलब सर्कलाज करते हैं ना हम इसके लिए, वो कब करना है, अगर तो 2 प्री टर्म लेबर हो चुके हैं पहले, ठीक है, या फिर 1 या 2 प्री टर्म लेबर है लेकिन उसके साथ सर्वाइकल लेंथ 24 से कम है, तो हम सर्कलाज करेंगे, रेस्क्यू सर्कलाज, की पहले ही उसको बचाने के लिए 12 to 14 वीक्स में अब हम उसको सर्कलाज कर देंगे। अगर तो ये सारा क्राइटेरिया मेट नहीं किया लेकिन फिर भी अभी लेंथ कम लग रही है तुम्हें, तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है। एक हमारे सर्कलाज हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, एक हमारे पास होता है ट्रांस वेजाइनल सर्कलाज जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, ऐसे वेजाइना को कर लो। दूसरा है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज। फिर है नॉन प्रेग्नेंट में कैसा सर्कलाज करेंगे, ट्रांस वेजाइनल में हम करते हैं शिरोडकर या मैकडोनल्ड, ये दोनों ही वेजाइनल सर्कलाज हैं, शिरोडकर और मैकडोनल में परस्ट्रिंग सूचर्स की तरह होता है। ठीक है। ट्रांस एब्डोमिनल में क्या यूज़ करते हैं हम, लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं या फिर बेंसन डर्फी। ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट में अगर हमारे पास ऑप्शन है पहले से हमें पता है तो हम ऑब्वियसली लैप्रोस्कोपिक या लैश करेंगे। अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है सर्कलाज की, अब अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गए या फिर इन्फेक्शन है फिर नहीं हम करेंगे सर्कलाज बिल्कुल भी। ये क्या है, सर्विक्स की डायलिटेशन पे हमें वी वाई टनलिंग दिखती है कि जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट करता है उसकी लेंथ कम होती जाती है और डायलिटेशन से वो वी से वाई बनने लग जाता है, वी वाई बनने लग जाता है। नेक्स्ट, अब क्योंकि हम सब कॉजेज ऑफ प्री टर्म लेबर कर रहे थे तो अब हम बेसिकली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कर रहे थे, तो अब प्री टर्म लेबर में और क्या क्या हो सकता है, ये सारे नंबर्स में करा चुकी हूँ कि कब एक्सट्रीम होता है, वेरी होता है, मॉडरेट होता है, लेट होता है। ठीक है, रिवाइज कर लेना। अब प्री टर्म लेबर में डेफिनेशन क्या होगी प्री टर्म लेबर की, कि अगर तो कॉन्ट्रैक्शंस आने लगी, ठीक है, 4 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं इन 4 और मोर कॉन्ट्रैक्शंस इन 20 मिनट्स, या फिर 8 कॉन्ट्रैक्शंस इन 60 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट में 4 आ गई या फिर इसकी डबल तुमने 1 घंटे में आ गई, 4 20 मिनट में आ गई या फिर 8 आ गई 1 घंटे में। ठीक है। सर्वाइकल डायलिटेशन होने लगी मोर देन 2 सेंटीमीटर और सर्वाइकल इफेसमेंट होगी 80% से ज़्यादा, 80% इफेसमेंट हो गया। ठीक है। या फिर फीटल फाइब्रोनेक्टिन पॉजिटिव है, ये प्रिडिक्टर होता है प्रीटर्म लेबर का 22 to 37 वीक्स पे। ठीक है, 22 to 37 वीक्स पे अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन पॉजिटिव आ जाए ना तो इसका मतलब है प्रीटर्म के चांसेस हैं। तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, अगर तो लेस देन 34 वीक्स है तो मतलब अभी उसके लंग मैच्योरिटी नहीं हुई है तो हम स्टेरॉइड्स देंगे। जीबीएस प्रोफाइल एक्सेस भी करेंगे अब क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें वैसा हो गया, जीबीएस प्रोफाइल एक्सेस 34 to 36 वीक्स में रेक्टोवेजाइनल स्वैब लेके करते हैं। ठीक है, पर अगर 34 से पहले ही प्री टर्म लेबर आ गया तो फिर अब जीबीआई प्रोफाइल एक्सेस देनी पड़ेगी हमें। वो जीबीएस टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली, मतलब जीबीएस टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे ही सीधा ही प्रोफाइल एक्सेस दे रहे हैं। ये तो सिर्फ हम, वैसे तो सब में करना चाहिए पर इसमें हम सिर्फ प्री टर्म में कर रहे हैं इसको, और साथ में टोकोलिटिक देंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाएं। अब अगर 32 से भी कम है तो उसमें न्यूरो भी नहीं प्रोटेक्ट हुआ, अभी दिमाग भी नहीं बना, तो हमें MgSO4 भी ऐड करना पड़ेगा। टोकोलिटिक्स हम फर्स्ट लाइन कौन से यूज़ करेंगे, निफेडिपिन और इंडोमेथासिन लेस देन इक्वल टू 32 वीक्स पे, रिटोड्रिन और एटोसीबैन सेफेस्ट होता है, जो कि मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ, नाम में ही बैन है पर सेफेस्ट है सोचो। रिटोड्रिन से हाइपर कैल्सीमिया और पल्मोनरी एडीमा होता है। फिर उसके बाद इंड्यूस कब करेंगे हम पेशेंट को, हम उसमें ये तो टोकोलिटिक दे के तो हम उसको रोक रहे हैं ना कि भाई अभी ना हो लेबर, पर हम इंड्यूस कब करेंगे अगर कोरियो एमनियोनाइटिस है या फीटल डिस्ट्रेस है, पता है फीटस डिस्ट्रेस में है या इन्फेक्शन फैल रही है कोरियन एमनियन में, फिर टर्मिनेट इंड्यूस करके उसको टर्मिनेट कर देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या चेक करते हैं, फर्निंग, नाइट्राजीन ब्लू टेस्ट जो कि एल्कलाइन आना चाहिए, और नाइल ब्लू सल्फेटेज ऑरेंज, इसमें क्या होता है हमने लंग मैच्योरिटी में पीड्स में पढ़ा है, नाइल ब्लू सल्फेटेज टेस्ट में ऑरेंज सेल्स आते हैं वो लंग मैच्योरिटी बताते हैं, पर इसमें ब्लू भी आ सकते हैं क्योंकि प्रीटर्म है, नहीं हुए भाई लंग मैच्योर। ठीक है। स्टेरॉइड्स हम कौन से देते हैं, बीटामीथासोन और डेक्सामीथासोन, इसमें से ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीटामीथासोन, पर गवर्नमेंट के पास कौन सा है, डेक्सामीथासोन। बीटा 12 mg देते हैं इसको, 2 डोजेज 24 आवर्स अपार्ट। डेक्सा इसका आधा है 6 mg, तो इसकी हमें 4 डबल डोजेज देनी पड़ेंगी, 4 डोजेज 12 आवर्स अपार्ट। ठीक है। ये क्या करते हैं स्टेरॉइड्स, RDS नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस,
IVH और नियोनेटल मोर्टेलिटी के रिस्क को कम करेंगे, पर ये नियोनेटल जॉन्डिस पे कोई चेंज नहीं आता इससे। स्टेरॉइड्स देने से जॉन्डिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लास्ट पेज पे आ गए, दैट इज़ एंटीपार्टम एंड इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग। ठीक है, बिफोर पार्टम और ड्यूरिंग पार्टम, बेसिकली लेबर से पहले और उस टाइम पे हमें साथ साथ फीटल को मॉनिटर करना, फीटस को मॉनिटर करना होता है। अब बिफोर एंड बेसिकली बिफोर लेबर स्टार्ट्स हम कैसे मॉनिटर करते हैं एंटीपार्टम में। सबसे पहले तो बेसिक मेथड है कि हम मदर को बोलेंगे कि तुम कार्डिफ काउंट करो टू 10, मतलब देखो कि 10 बार काउंट करो कि तुम्हें कोई मूवमेंट फील हो रही है। अगर तो ऐसे लाई डाउन करो खाना खा के, ठीक है, और आराम से 2 घंटे अपना देखो कि मूवमेंट फील हो रही है या नहीं। अगर तो मूवमेंट 2 घंटे में 10 बार फील हो गई तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब नॉर्मल किसको बोलेंगे, अगर 12 घंटे हो गए हैं अभी भी 10 मूवमेंट्स तक नहीं फील हुई तुम्हें, तो दैट इज़ एबनॉर्मल। तो फिर हम क्या कराएंगे, NST। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए हम करते होते थे ना NST गायनी डिपार्टमेंट में। पर अगर इसमें भी अभी सही नहीं आई NST, तो हो सकता है बच्चा सो रहा हो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, तो अब दोबारा 20 मिनट के लिए NST कराएंगे। अगर अभी भी नॉन रिएक्टिव NST आती है तो हम इसका बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे। ठीक है, बायोफिजिकल प्रोफाइल को मैनिंग स्कोर भी बोलते हैं, इसके बारे में अभी बताती हूँ। पहले ये देख लो नॉर्मल NST क्या होती है, पहले पता तो लगाओ कि NST हमारी नॉर्मल कैसे होती है। अगर उसमें फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, 100 to 160, 101 सॉरी 1 कह रही हूँ, 1100, हाय मैं क्या बोल रही हूँ, 110 को क्या बोलते हैं, 110 सॉरी 110 to 160 बीट्स पर मिनट आ रही है, तो मतलब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है। अगर मैटरनल फीवर है तो टैकीकार्डिया आ गया, चलो ठीक है। बीट टू बीट वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 5 to 25 बीट्स पर मिनट, मतलब ये नहीं है कि एक बीट पे पता नहीं कितना ही हो रहा है और दूसरी बीट पे कितना ही डिफरेंस आ रहा है, तो 5 to 25 की बीट टू बीट वेरिएबिलिटी हम मान सकते हैं। एक्सेलरेशंस कितनी होनी चाहिए, मोर देन इक्वल टू 2 एक्सेलरेशंस मोर देन 15 बीट्स पर मिनट, मोर देन 15 सेकेंड्स इन 20 मिनट्स। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि 20 मिनट की NST, ओहो 20 मिनट की NST तुमने की, ठीक है, उसमें से 2 एक्सेलरेशन आनी चाहिए 15-15 सेकंड की कम से कम, और उसमें 15 बीट्स पर मिनट होने चाहिए। वो टाइम 15, बीट्स भी 15, आ कितनी रही हैं, 2, 20 मिनट में आ रही है, तो इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है। और डीसेलरेशन कोई भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर अब जैसे करके 2 बार NST अब नॉर्मल होगी तो हम बायोफिजिकल प्रोफाइल करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। अगर अब नॉर्मल है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे, अगर नॉर्मल है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। क्या क्या होएगा, एक तो यही NST दैट इज़ रिएक्टिव फीटल हार्ट रेट कितनी है NST पे देखेंगे। ठीक है, कि भाई अगर वो आ रहा है जो हमने क्राइटेरिया बताया है तो ठीक है नॉर्मल है, नहीं आ रहा लेस देन 2 एपिसोड्स हैं तो अब नॉर्मल है 0। AFI देखेंगे 10 to 20 के बीच में, नॉर्मल कितना मैंने बताया था, 2 to 8, नहीं कितना बताया था मैंने, AFI आई थिंक 2 to 8 ही बताया था, मुझे याद नहीं है। 10 to 20 के बीच में अगर AFI नॉर्मल है, नहीं तो अब नॉर्मल है। और क्या देखेंगे, फीटल टोन, एक तो बच्चे की टोन, उसकी ब्रीदिंग और उसकी मूवमेंट, टोन ब्रीदिंग मूवमेंट, TBM याद कर ले अगर नहीं हो रहा, TBM टोन ब्रीदिंग मूवमेंट। टोन कि एटलीस्ट एक एपिसोड हुआ ऑफ एक्टिव एक्सटेंशन एंड देन रिटर्न टू फ्लेक्शन, तो वो नॉर्मल है। फीटल ब्रीदिंग एक एपिसोड का ब्रीदिंग का हुआ है 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट की एटलीस्ट 3 डिस्क्रीट बॉडी मूवमेंट्स हुई हैं या फिर लिम्ब मूवमेंट्स हुई हैं 30 मिनट्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अभी बायोफिजिकल प्रोफाइल करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पहले तो हमने 20-20 मिनट की 2 बार NST कर ली, उसके बाद बायोफिजिकल प्रोफाइल कर रहे हैं आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर हमने इसको छोटा करना है तो हम एक मॉडिफाइड BP भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, NST के साथ बस एक AFI को कैलकुलेट कर लिया, ये TBM छोड़ दिया ताकि जल्दी जल्दी पता लग जाए। ठीक है, बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर कोरिलेट्स विद फीटल हाइपोक्सिया या एसिडीमिया। 8 अगर स्कोर है तो ठीक है, रीएश्योर करो कि ठीक है भाई अभी सब ठीक है। अगर 6 है तो इक्विवोकल हो सकता है। 0 या मतलब 0 या 4 है तो टर्मिनेट करो प्रेगनेंसी, मतलब 4 से नीचे है तो टर्मिनेट करो प्रेगनेंसी अभी के अभी। अगर इक्विवोकल है और 36 वीक्स का हो गया बच्चा तो तुम कह रहे हो कि भाई रिस्क क्यों लेना है, टर्मिनेट ही कर देते हैं। 36 से कम है तो मॉनिटर करते रहो, ऐसे ही बैठे रहो फिर। नेक्स्ट, तो ये थी NST
और बीपीपी में क्या करा, AFI, NST, फीटल TBM, टोन ब्रीदिंग मूवमेंट। अब अगर इंट्रापार्टम कर रहे हैं तो हमें अब बच्चे के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन भी देखनी पड़ेंगी जो हो रही हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, CTG में हम कॉन्ट्रैक्शन भी देखते हैं साथ साथ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बच्चे का ऑब्वियसली हार्ट रेट था कम ही होएगा ना, नादिर मतलब ये वाला पॉइंट को बोलते हैं कि कहाँ आ रहा है। तो जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शन पीक हुई तो उसका तब के तभी उसका भी हार्ट रेट कम होएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली डिसेलरेशन। इट इज़ ड्यू टू फीटल हेड कंप्रेशंस, बार बार फीटल हेड कंप्रेस होता है, उससे होता है ये, तो ये नॉर्मल है, इसमें रीअश्योर करेंगे। अगर तो लेट डिसेलरेशंस आ रही हैं, मतलब तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुई उसके बाद आ रहा है ये इसके अंदर डिप, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हम ना बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं। अर्ली लेट ये सब नाम हम इसी फीटल हार्ट रेट के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, NST के अकॉर्डिंग दे रहे हैं अपना, कि अच्छा ये टाइम पे आ गई तो अर्ली है, अगर ये लेट आ रही है तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन पहले आ गई, ये लेट आ रही है तो फिर ये लेट है। ये किस में हो सकता है, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, इसमें हम इंट्रायूट्राइन रिससिटेशन करना पड़ेगा। मतलब रिससिटेशन कैसे करोगे, वही कि IV फ्लूइड देंगे मदर को, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन में डालेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, दूसरा, अब अगर तो कॉन्ट्रैक्शन और इस नादिर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसे हम वेरिएबल डिसेलरेशन बोलते हैं। ये किस केस में हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन। अगर तो साइनोसॉइडल है, ये तो ऐसे ही चले जा रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है नहीं आ रही है, ये तो ऐसे ही वेव में चल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फीटल अनीमिया। ये फीटल अनीमिया में होता है। किस किस केस में हो सकता है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन, वाजा प्रीविया या पार्वो वायरस में। ठीक है, ये 4 कंडीशंस पता होनी चाहिए, अर्ली, लेट, वेरिएबल, साइनोसॉइडल, फीटल हेड कंप्रेशन, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, कॉर्ड कंप्रेशन और फीटल अनीमिया। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है कि IVC की डीकम्प्रेशन वाया, IVC की कंप्रेशन की वजह से होता है बेसिकली, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि IVC डीकम्प्रेशन करेंगे वाया डेक्स्ट्रो रोटेशन। कैटेगरी 3 CTG क्या होती है, जिसमें साइनोसॉइडल हार्टवे पैटर्न आए, या फिर और दूसरा क्या है कि एब्सेंट वेरिएबिलिटी है इन द फॉलोइंग, कि परसिस्टेंट ब्रैडिकार्डिया है, परसिस्टेंट लेट डिसेलरेशन है, परसिस्टेंट वेरिएबल डिसेलरेशन है। मतलब ये नॉर्मल के अलावा सब कुछ है, परसिस्टेंट लेट, परसिस्टेंट वेरिएबिलिटी, परसिस्टेंट ब्रैडिकार्डिया अदरवाइज और साइनोसॉइडल। तो ये वाली जो चीज़ सब कुछ आ गया, इसको हम बोल रहे हैं कैटेगरी 3 CTG। ठीक है, चलो यहाँ से तो हमने कर ही लिया था, तो दैट्स ओवर फॉर दी ऑब्स एंड गायनी।